मध्य प्रदेश को आज बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक बार फिर देखेंगे एक बड़ी खबर जो आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश को आज बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। एशिया की सबसे बड़ी सीएनजी प्लांट का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंदौर में बायो सीएनजी कचरे से बनेगी बायो सीएनजी बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। तो देश का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट इंदौर से संचालित होगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश को आज बड़ी सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जाने प्लांट की खासियत क्या है। एक दिन में 550 टन गीले जैविक कचरे को ट्रीट करने की क्षमता इस प्लांट की खासियत। हर दिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी का उत्पादन। हर दिन 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होने की उम्मीद। प्लांट जीरो लैंडफिल मॉडल पर आधारित, कोई रिजेक्ट्स नहीं। तो प्लांट से कई पर्यावरण संबंधी लाभ होने की भी उम्मीद। एक और बड़ी खबर, कुमार विश्वास के दावे की जांच कराएगी केंद्र की सरकार। चन्नी के खत का अमित शाह ने जवाब दिया है। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया। अमित शाह ने कहा, अलगाववादी और प्रतिबंधित संस्था से संपर्क रखना अत्यंत गंभीर। अमित शाह ने कहा, इस तरह के तत्वों का एजेंडा देश के दुश्मनों के एजेंडे से अलग नहीं है। अलगाववादी और प्रतिबंधित संस्था से संपर्क रखना अत्यंत गंभीर, अमित शाह ने कहा। सीएम चन्नी ने चिट्ठी लिखी थी केंद्र की सरकार को। कुमार विश्वास के बयानों ने पूरी सियासत में हलचल मचा रखी है। जिस तरह से उन्होंने दावा किया है अरविंद केजरीवाल को लेकर, अलगाववादियों से जब उन्होंने जोड़ा, अरविंद केजरीवाल हो या फिर राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कल केजरीवाल ने यह भी कहा कि आखिर एक हास्य कवि इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। हो सकता है कि कविता के सिलसिले में जब वो हंसी मजाक करते हैं तो बोल दिए, उनकी बातों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। चन्नी के खत का अमित शाह ने जवाब दिया। पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमलावर। पंजाब में 20 तारीख को वोटिंग होगी, उससे पहले कुमार विश्वास ने विपक्ष को खाद पानी दे दिया। केजरीवाल चाहे जितना अपने आप को पाक साफ बताएं, पर उन पर विश्वास का संकट अब गहरा गया। अब तो विश्वास साफ साफ ये पूछ रहे हैं कि इधर उधर की बात मत कर, तू इतना बता खालिस्तानी समर्थकों से मिले थे कि नहीं। रिपोर्ट आप देखिए। आम आदमी पार्टी, जिसे माना जा रहा है कि वो पंजाब चुनाव में बढ़त हासिल कर रही है, उसने कुमार विश्वास के बयान की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि उनके खिलाफ सब विरोधी इकट्ठे हो गए हैं। एक कवि ने खड़े होकर कविता सुनाई और सब उसके पीछे हो गए। देश में कॉमेडी चल रही है। खुद को खालिस्तानी समर्थक होने पर भी केजरीवाल ने विरोधियों पर पलटवार किया। केजरीवाल ने कहा कि मैं ऐसा स्वीट आतंकी हूँ जो अस्पताल बनवाता हूँ, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजता हूँ। मैं स्वीट आतंकी हूँ, शहीद आजम का चेला हूँ। केजरीवाल यही नहीं रुके। केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब चुनाव में आपकी चुनौती को देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला लिया है। उन्होंने आशंका जताई कि 1-2 दिन में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ होगा। 2017 में मोगा में जिनके घर जाकर रहे, वो खालिस्तानी समर्थक भी थे। वहां क्या प्लान बनते थे, शायद वो भी इनको बाहर बताने चाहिए कि क्या क्या प्लान बनाते थे। और ये जो पार्टी का नाम है ना, AAP, इसी में इसकी असलियत, इसी में इसका मतलब छिपा हुआ है। AAP मतलब
अरविंद एंटी पंजाब। केजरीवाल और कुमार विश्वास में शुरू जुबानी जंग के बीच खबर है कि कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा को लेकर समीक्षा कर रहा है, तो वहीं पूरे सियासी विवाद की लपेटे में पंजाब के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी DPS खरबंदा भी आ गए। उन पर आरोप है कि उन्होंने राजनीतिक दलों और मीडिया घरानों को कुमार विश्वास के बयान का वीडियो क्लिप नहीं चलाने के लिए आदेश जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो चलिए चलेंगे बड़ी खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह का यूपी का दौरा। दोपहर 12:10 पर तिंदवारी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:50 पर ऊंचाहार में जनसभा करेंगे। शाम 3:15 पर रायबरेली सदर में जनसभा। शाम 5:25 पर लखनऊ कैंट में प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम। तो कैसे वोटरों को साधा जाए, चाहे हम बात करें जातिगत समीकरणों की या फिर हम बात करें लोक लुभावन वादों की, तो सभी पार्टियां इस कोशिश में लगी हैं। बीजेपी भी पीछे नहीं है, एक बार फिर सत्ता में आने को बेताब, और विपक्षी पार्टियां भी इस कोशिश में कि कैसे वापसी की जाए। एक और बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी का दौरा। आज सुल्तानपुर और अमेठी में जनसभा करेंगे जेपी नड्डा। 12 बजे खुर्शीद क्लब मैदान सुल्तानपुर में जनसभा होगी जेपी नड्डा की। 1:50 पर रन इंटर कॉलेज गौरीगंज में भी जनसभा। 4 बजे RRSIMT मुंशीगंज अमेठी में जनसभा करेंगे। 8 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठनात्मक बैठक करेंगे जेपी नड्डा। रणंजय इंटर कॉलेज में जनसभा। 4 बजे RR मुंशीगंज अमेठी में भी जनसभा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की चुनाव का प्रचार थम गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव का ये तीसरा चरण होगा और समाजवादी खेमे के लिए ये काफी अहम है। इस चरण में यादव लैंड में वोटिंग होगी। 2017 में अखिलेश यादव पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार की लड़ाई में अखिलेश कोई दांव नहीं छोड़ रहे और बीजेपी भी पूरा दमखम दिखा रही है। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में तीसरे चरण और पंजाब में एक ही चरण में होने वाले चुनाव का प्रचार प्रसार थम गया है। अब सीधे 20 फरवरी को जनता प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेगी। हालांकि वोटिंग से पहले तमाम राजनीतिक पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी रही। क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस और क्या आम आदमी पार्टी, हर कोई चुनाव मैदान में ताबड़तोड़ प्रचार कर अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटे रहे। हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान बनोबल के कार्रवाई की है। जिन लोगों में अभी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि किसानों की 2022 तक आय 2 गुनी हो जाएगी। बताएं हमारे किसान भाई, आय किसी की 2 गुनी हो गई हो? महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी में तीसरे चरण की लड़ाई। अवध, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड रीजन में चुनाव। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों की 19 विधानसभा सीटों पर चुनाव। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस में मतदान। अवध रीजन में 6 जिलों की 27 विधानसभा सीटों पर चुनाव। कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा में वोटिंग। बुंदेलखंड रीजन में 5 जिलों की 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव। झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा जिले में मतदान। खास बात यह है कि यूपी के तीसरे चरण में जिन 16 जिलों में चुनाव होना है, उनमें से 9 जिले यादव बहुल्य आबादी वाले हैं। 2017 में 28 यादव बहुल्य सीटों के बावजूद एसपी सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज इंडिया। तो बड़ी खबर, गोसाईगंज से एसपी प्रत्याशी अभय सिंह गिरफ्तार किए गए। सुबह 4 बजे अभय सिंह की गिरफ्तारी हुई। बीजेपी समर्थकों से हुई थी हिंसक झड़प। गोसाईगंज से एसपी प्रत्याशी अभय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। सुबह 4 बजे का वो वक्त जब उनकी गिरफ्तारी हुई। बीजेपी के नेताओं से उनकी झड़प हुई, समर्थकों से झड़प हुई थी और इस हिंसक झड़प के बाद जब जांच हुई तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। सुबह 4 बजे अभय सिंह की गिरफ्तारी हुई। अपराध और राजनीति का घालमेल दूसरे देश के प्रधानमंत्री को हमारे ऊपर सवाल उठाने का मौका देता है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने हमारे दागी सांसदों को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जिस पर भारत सरकार अब सख्त हो गई है। सिंगापुर के राजदूत को तलब कर लिया गया। रिपोर्ट आप देखिए। Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग के इसी बयान के बाद भारत ने सख्त रुख दिखाया है। विदेश मंत्रालय ने सिंगापुर के राजनयिक तक को तलब कर लिया और भारतीय सांसदों के बारे में की गई टिप्पणी पर नाराजगी जाहिर की। दरअसल सिंगापुर की संसद में लोकतंत्र में सरकार के कामकाज पर चर्चा हो रही थी, जिसमें सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया और इस दौरान उन्होंने कहा, While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them, including charges of rape and murder. Though it is also said that many of these allegations are politically motivated. सिंगापुर की संसद में दिए गए इसी बयान पर भारत सरकार ने सिंगापुर के राजदूत को तलब किया तो कांग्रेसी सांसद इस पर भी भड़क गए। शशि थरूर ने भारत सरकार की कार्रवाई पर ऐतराज जताया। उन्होंने ट्वीट किया, ये विदेश मंत्रालय को शोभा नहीं देता कि वे सिंगापुर जैसे मित्र देश के प्रधानमंत्री की ओर से वहां की संसद में की गई टिप्पणी के लिए राजदूत को तलब करें। प्रधानमंत्री ली एक सामान्य टिप्पणी कह रहे थे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बयान पर भारत सरकार ने भले ही सख्त रुख अपनाया हो, लेकिन संसद और विधानसभा में दागी नेताओं की संख्या अच्छी खासी है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम सूबा है क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। ऐसे में एडीआर की रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि तीसरे और चौथे चरण में काफी संख्या में दागी उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। यूपी चुनाव में दागी उम्मीदवारों की भरमार। तीसरे चरण में 623 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। 135 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले, 103 प्रत्याशियों पर रेप और हत्या जैसे गंभीर मामले, एसपी के 21 और बीजेपी के 20 प्रत्याशियों पर क्रिमिनल केस। चौथे चरण में 624 उम्मीदवार चुनावी समर में कूदे। 167 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज, 129 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले। कांग्रेस के 31 उम्मीदवारों के खिलाफ क्रिमिनल मामले, जबकि एसपी के 30, बीएसपी के 26 और बीजेपी के 23 प्रत्याशियों पर केस। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब चुनाव में भी आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों की संख्या कम नहीं है। एडीआर के मुताबिक हर चौथे प्रत्याशी पर क्रिमिनल केस है। पंजाब चुनाव में दागी उम्मीदवारों की भरमार। 117 सीटों के लिए 1304 प्रत्याशी मैदान में हैं। 315 उम्मीदवारों ने आपराधिक मामले घोषित किए। आप के 27, बीजेपी के 15, कांग्रेस के 9 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से अपराधियों की संख्या बहुतायत में है, वो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाती है, पूरी व्यवस्था को मुंह चिढ़ाती है। यही सिंगापुर जैसे देशों को सवाल उठाने का मौका देती है।
भले ही संप्रभुता देश होने के नाते भारत ने सिंगापुर के सवाल को गैर जरूरी बताया हो, लेकिन वक्त आ गया है कि गंभीर आपराधिक चरित्र वाले उम्मीदवारों को लोकतंत्र के मंदिर में आने से रोका जाए। तभी हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए नाजिर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।